हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। क्लास 12th में हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर को कंप्लीट कर चुके थे। इसी के साथ हमारी पहली यूनिट जिसमें 3 चैप्टर थे। कौन कौन? कौन सा? पहला था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, दूसरा था रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक, और तीसरा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक। तो ये जो पहली रिप्रोडक्शन वाली यूनिट थी, उस यूनिट को हम लोगों ने 12th क्लास में कंप्लीट किया। भैया जोरदार तालियां हो जाएं। इसके बाद आज हम लोग भैया दूसरी यूनिट इनहेरिटेंस की यूनिट जो है उसको लेकर के आपके सामने आए हैं। तो इस यूनिट में जो पहला चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स और मेंडल के बारे में आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक। तो अगर आपको ध्यान दिया हो आपने कभी छोटे बचपन में, तो जेनेटिक्स के पापा किसको कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? सर ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ठीक। इन्होंने भैया 1856 से लेकर के 1863 तक अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, ठीक। और जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे ना, ये लाइमलाइट में आ ही नहीं पाए। काम इन्होंने बहुत बेहतरीन किया, मतलब बहुत ज़बरदस्त काम किया। ऐसा काम शायद ही कोई इतना प्यारा एक्सपेरिमेंट इनके अलावा कोई दे पाता जेनेटिक्स में, लेकिन ये लाइमलाइट में आ नहीं पाए। रीज़न था भैया उस समय सबको डार्विन चल रहा था। उस समय डार्विन जो है, जैसे ट्रेंड नहीं चलते हैं, ट्रेंड आज यूट्यूब में ट्रेंड चलते हैं, वैसे उस समय भैया साइंटिस्ट लोगों के सबके दिमाग में, बायोलॉजिस्ट लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था? डार्विन का जो सिद्धांत दिए थे डार्विन ने, कौन सा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला सिद्धांत। तो भैया डार्विन छाए हुए थे, इनको लाइमलाइट मिल ही नहीं पाई। जबकि ये उसी बीच बहुत ही बेहतरीन सी एक रिसर्च करके अपने रिसर्च पेपर ले करके तो गए, लेकिन वहाँ से भगा दिया गया कि जाओ अभी डार्विन चल रहा है, डार्विन हो जाएगा तब उसके बाद हम आना, ठीक। दूसरी एक बात और थी, इन्होंने स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग किया था। मतलब वैसे भैया हम लोग बायो वाले हैं, मैथ आती नहीं है, और तुम बायोलॉजी में मैथ का प्रयोग कर रहे हो, स्टैटिस्टिक्स लगा रहे हो, तो कहाँ समझ में आएगी? तो आधे लोगों तो समझ में नहीं आई। तो इसलिए क्या हुआ, इनको दरकिनार कर दिया कि ये कुछ गणित वणित लेके आया जब। और डार्विन अपना है, डार्विन फिलॉसफी बताया है, तो डार्विन देखो पहले, इनको का देखेंगे, चलो जाओ मेंडल जाओ घर जाओ, ऐसे बोल दिया गया, ठीक। लेकिन काम इन्होंने बहुत बेहतरीन किया था। फिर इसके बाद 1900 के आसपास भाई जी 3 साइंटिस्ट आए। कौन? वॉन शेरमार्क और वो जिन्होंने ह्यूगो डिवरीज, वॉन शेरमार्क, ये जो थे, इनने मिल करके इनके काम को, कार्ल कोरेंस, वॉन शेरमार्क और ह्यूगो डिवरीज, इन तीनों ने मिल के इनके काम को रीपब्लिश किया। और फिर उसके बाद ग्रेगर जॉन मेंडल का जो नाम हुआ है, गजब, ठीक है। इसलिए भैया आप जब अपने काम को करते रहें, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको सफलता तुरंत मिल जाए। ये हमको ग्रेगर जॉन मेंडल से सीख देखने को मिलती है। इनको कितनी बार भगा दिया गया था। जो कोई भी कॉन्फ्रेंस होती थी, नेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस, उसमें से इनको भगा दिया जाता था कि तुम मैथ वैथ लेकर के आए हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है, जाओ। जो हमको फिलॉसफी पढ़ाएगा डार्विन, हम उसको से देखेंगे। अच्छा, 1900 के बाद तक, तब तक एक ऐसा एरा आ चुका था कि भैया बायोलॉजी में भी मैथ्स का प्रयोग होने लगा था, ठीक। तब जब ये इन्हीं के पेपर, रिसर्च पेपर सामने प्रस्तुत किए गए कॉन्फ्रेंस में, जय जय हो गई, ठीक। चलिए ध्यान देते हैं कि तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, इन्होंने भैया 7 साल काम किया। किन पे? 56 से 63 तक। किन पे काम किया? गार्डन पी पे काम किया। इसका नाम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम बोलते हैं। साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सेटाइवम। क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए बता रहे हैं, ठीक। मेंडल के लॉ आज सोचे थे तुमको बताने के लिए, लेकिन मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस टॉपिक पढ़ा है, लेकिन मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आज नहीं बताएंगे, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे टेक्निकल टर्म्स हैं जो अभी आप लोग जानते नहीं होंगे। तो आज वो टेक्निकल टर्म्स की बात कर लेंगे। पहला लॉ जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, मेंडल ने नहीं दिया था, ये वही 3 साइंटिस्ट जो थे नकलची उन्हीं 3 साइंटिस्टों ने दिया था मिलके, ठीक। मेंडल ने क्या किया भैया, कई सारे सेवरल ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स ले ली। ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स ले ली, मतलब ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स का मतलब समझते हो? जिनमें खाली वो वाला ही मतलब वो वाला कैरेक्टर या तो डोमिनेंट में प्रेजेंट हो या तो रेसेसिव में प्रेजेंट हो, ठीक। डोमिनेंट और रेसेसिव अभी बता रहे हैं क्या होता है। देखो यहाँ देखो, पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस बताते हैं तो तुमको पता चल जाएगा डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है। मान लो एक टॉल प्लांट था, उसकी जीनोटाइप ये थी। एक डॉर्फ प्लांट था, उसकी जीनोटाइप ये थी, ठीक। इसने गेमीट बनाए तो इसमें भैया ये आया, ठीक। इसने गेमीट बनाया तो इसमें ये आया, स्मॉल टी, ठीक। ये देखो 2n था, ये n हो गया।
अब भैया जब ये दोनों फर्टिलाइज किए ना, तो जितनी भी जनरेशन आई वो कैसी आई, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। समझाएं कैसे हुआ, एक टी इधर से आया, ये दूसरा वाला टी भैया यहाँ पे आ गया, ठीक, ये दूसरा टी भैया यहाँ पे आ गया छोटा वाला, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ, चेकर बोर्ड बना दें। मान लो कि ये मेल था, ये फीमेल था, ठीक, ये प्लांट मेल था, ये प्लांट फीमेल था। मेल फीमेल, टी टी स्मॉल टी स्मॉल टी। सारे प्लांट जो बने वो कैसे बने, कैपिटल टी स्मॉल टी के बने। कैसे बने, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। तो अब जो सारे प्लांट थे इन सब में ये देखो कैपिटल वाला प्रेजेंट है, कैपिटल वाला टी प्रेजेंट है। अब ये जो कैपिटल टी प्रेजेंट है, ये एक जीन को, एक जीन के एक एलील को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वो बताएंगे अभी क्या होती जीन या एलील। तो भैया ये जो ये वाला कैपिटल टी वाला एलील था ना, ये इस स्मॉल टी वाले के ऊपर डोमिनेंट था, ठीक। तो इसको बोलते हैं डोमिनेंट, और इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे रिसेसिव, जो किसी दूसरे को मास्क कर दे, किसी दूसरे के इफेक्ट को मास्क कर दे। अगर दोनों स्मॉल टी है तो भैया ये पौधा कैसा था, बौना था, यानी ड्वार्फ था, ड्वार्फ, ठीक। और ये कैसा था, टॉल था, ठीक। तो इस कैपिटल टी वाले ने, अच्छा, और जब कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों एक साथ आ गए तो ये सारे जो पौधे थे ये कैसे हुए, टॉल हुए। ऐसा होना चाहिए था कि टॉल और ड्वार्फ का कराया तो कोई बीच की हाइट का मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सारे कैसे मिल गए, टॉल। तो इससे क्या पता चला, जो टॉल का ये जो अलील आया था ना, ये वाला, ये अलील जो है ये स्मॉल वाले टी के इस अलील के को मास्क के की जो वो थी का जो सिम्टम था, का जो ट्रेट था, इस स्मॉल टी का ट्रेट था, उसकी जो वो निकाल रहा था जो ट्रेट, उसको इसने मास्क कर दिया और अपना ट्रेट एक्सप्रेस कर दिया। अपनी जो वो थी, जो इसको दिखाना था, कैपिटल टी यानी टॉलनेस जो दिखानी थी, वो इसने एक्सप्रेस कर दी और इसकी डॉर्फनेस नहीं एक्सप्रेस होने दी। तो ये भैया रेसेसिव हो गया और ये टॉल हो गया, तो ये डोमिनेंट हो गया। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि अगर दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का अगर क्रॉस करवाया जाए तो F1 जनरेशन में सारे जो प्लांट मिलते हैं वो डोमिनेंट वाले किसी एक ट्रेट को एक्सप्रेस करते हैं। जिस ट्रेट को एक्सप्रेस करते हैं वो ही डोमिनेंट ट्रेट होता है, दूसरा वाला रिसेसिव ट्रेट होता है। ये बात भैया लॉ ऑफ डोमिनेंस में बताई गई, ठीक। व्हेन अक्रॉस लिख लेना, व्हेन अक्रॉस इज मेड, लॉ ऑफ डोमिनेंस में लिख लेना, ये चेकर बोर्ड बना लेना नीचे। व्हेन अक्रॉस इज मेड बिटवीन पेरेंट्स विद कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर in F1 generation only one of the parental character appears. The appeared character is dominant character and non-appeared character is recessive character, ठीक। ये बात समझ में आ गई। अब इसको देखो, जल्दी से खींच लो स्क्रीनशॉट या बना लेना, ठीक। अब इसको मिटा देते हैं। तो अब इन्होंने ट्रू ब्रीडिंग लाइन ली। अब तुम्हें पता कैसे चलेगा कि कैपिटल टी है ही उस प्लांट में। मान लो कि इन्होंने ये स्टेम हाइट की बात की, तो कैपिटल टी है उस प्लांट में, कैसे पता चलेगा। मान लो कि एक प्लांट था, लंबा था, ठीक, खूब लंबा था, एक प्लांट ये था छोटा था, ये लंबा प्लांट था पी का, ठीक। अब इस लंबे प्लांट की हमने सेल्फ क्रॉस करवाया। क्या करवाया, सेल्फ क्रॉस करवाया। बार बार इसी को सेल्फ क्रॉस करवाते रहे, इसी को बार बार सेल्फ क्रॉस करवाते रहे। तो जो एक स्मॉल टी वाले अगर एक आधे कैरेक्टर थे बीच में, जैसे मान लो इसका सेल्फ क्रॉस करवाया तो 4 हमको मिले प्रोजेनी। अब उन 4 में जो बड़े वाले थे उनमें फिर से सेल्फ क्रॉस करवाएंगे अगली जनरेशन में, F2 जनरेशन में। फिर अगली बार फिर से उनमें जो बड़े आएंगे उनमें सेल्फ क्रॉस करवाएंगे। तो ऐसे 7-8 जनरेशन करने के बाद जो बड़ा पौधा आएगा उसमें कैपिटल टी 100% होगा, ठीक। इसको कहते हैं ब्रीडिंग, ट्रू ब्रीडिंग लाइन लेना। ट्रू ब्रीडिंग लाइन लेना ऐसे ही डॉर्फ के साथ किया कि डॉर्फ वाला लिया तो डॉर्फ वाले में हो सकता था कि भैया मिक्स हो, कोई कहीं एक आधा रह गया हो वेरिएशन के लिए, दोबारा उसी को
सेल्फ पॉलिनेशन करवा करके सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया, तो उस सेल्फ क्रॉस करवाया तो क्या हुआ, सेल्फ क्रॉस और क्रॉस पॉलिनेशन समझते हो ना, सेल्फिंग समझते हो। सेल्फ का मतलब अपने ही पॉलन ग्रेन से अपनी ही स्टिग्मा के ऊपर अगर डस्टिंग कर दी जाए तो उसको सेल्फ क्रॉस बोलते हैं। ठीक, तो जो ड्वार्फ मिले उनको अगली जनरेशन में ले गए, फिर उनको करवाया, ऐसे करके ड्वार्फ की प्योर लाइन बना ली। ठीक, तो ऐसे क्या किया इन्होंने, 14 डिफरेंट ट्रेड्स के लिए ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स बनवा ली, ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स बना ली। ठीक, तो अच्छा 14 ट्रेड लिए तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स मेंडल टुक 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, अपने में 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे। एक शॉर्ट आंसर आता है कि इन्होंने ये गार्डन पी का ही प्लांट चूज क्यों किया, तो इसका वो बता देते हैं कि एक तो ये देखो बाइसेक्सुअल होता है, ठीक, तो सेल्फ पॉलिनेशन कराना आसान होता है। दूसरा, ये इजीली अवेलेबल है, ठीक, कहीं पर भी मिल जाएगा आराम से, ऐसा नहीं कि तुमको इसके लिए बहुत खोजबीन करनी पड़े, ना ना ना। ठीक, गार्डन पी प्लांट है, पाइसम टाइपम, कहीं भी आसानी से मिल जाता है, और इसमें फूल वगैरह विजिबल है, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम पहचान ही ना पाओ कि ये उसका है कि नहीं है, तो आराम से पता चलता है। ठीक, अच्छा इसके बाद एक तीसरी बात और थी कि इसका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट था, 1-2 महीना में किया वो ख़त्म हो गया। अब मान लो कि हाथी मतलब बरगद का पेड़ ये ले लेते, ठीक, अब बरगद का पेड़ ये ले लेते, वो 1000 साल जीता, तब तक तो 10 मेंढल आ करके मर जाते, ठीक है, तो 10 मेंढल आ करके मर जाते और उसकी एक ही जनरेशन ना कंप्लीट हो पाती। तो इसलिए भैया क्या किया इन्होंने, पी प्लांट को लिया। तो ये आंसर भी शॉर्ट में लिख लेना अगर आए तो, ठीक, ये सारे अपने पॉइंट वाइज बना के लिख लेना जो बातें बताई हैं। अब इसके बाद हम भैया बात करेंगे, ये बस समझ में आ गया कि इन्होंने ट्रू ब्रीडिंग लाइंस कैसे बनाई। इन्होंने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे। 7 पेयर कौन से लिए थे, देखो 7 पेयर जो लिए थे उसमें इधर वाला डोमिनेंट है, डोमिनेंट ट्रेट है, और इधर वाला रेसेसिव है। कैसा है, रेसेसिव है। ठीक, चलो देखो स्टेम की हाइट ली, मतलब स्टेम कितनी ऊंची है, स्टेम की हाइट कितनी है। अगर स्टेम टॉल है तो वो डोमिनेंट है, अगर डॉर्फ है तो रेसेसिव है। फ्लावर कलर लिया, वॉयलेट डोमिनेंट होता है, वाइट रेसेसिव होता है। इसके बाद फ्लावर पोजीशन ली, तो एक्सियल वाली डोमिनेंट होती है, टर्मिनल वाली रेसेसिव होती है। इसके बाद सीड कलर लिया, सीड कलर का मतलब समझ रहे हो, सीड कलर। मटर देखिए, मटर में भैया डोमिनेंट वो वाली मटर होती है जो गोलगप्पे के अंदर भरी जाती है, बतासे खाए हो, उसके अंदर जो भरी जाती है, फूल के बतासे, गोलगप्पे, पानी पूरी, ठीक, उसके अंदर जो भरी जाती है वो वाली मटर पीली वाली, वो जो होती है वो डोमिनेंट होती है, येलो, ठीक, और ग्रीन वाली जो होती है वो रेसेसिव होती है। ठीक, अब इसके बाद भैया सीड की शेप की बात करोगे तो राउंड शेप जो है वो डोमिनेंट है, और रिंकल्ड वाली जो शेप होगी वो रेसेसिव है। और इसके बाद पॉड के शेप की, पॉड के कलर की बात करो तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है, ध्यान देना। पॉड के कलर की बात करो तो ध्यान देना, इसीलिए हमने गोलगप्पा वाला एग्जांपल बताया है। पीली वाली मटर उसमें भरी जाती है, वो डोमिनेंट है। नॉर्थ इंडिया में और इधर क्या कहते हैं मुंबई साइड पानी पूरी बहुत डोमिनेंट है, तो इसलिए पीली वाली जो मटर है वो डोमिनेंट है। ठीक, और लेकिन जो ये हरी वाली पॉड है वो डोमिनेंट है। पॉड का मतलब फली, फली ऊपर से देखने में हरी हो तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करती है। और अगर कहीं येलो है पॉड, ठीक, तो वो क्या है, रेसेसिव है। और पॉड के शेप की बात करें तो भैया अगर इन्फ्लेटेड है, फूली हुई है तो वो डोमिनेंट है, अगर कंस्ट्रिक्टेड है यानी पिचकी सी है तो वो कैसा है, रेसेसिव कैरेक्टर है। अब बात करेंगे, ये कुछ टेक्निकल टर्म्स लिख रखे हैं, इसके बाद डोमिनेंट और रेसेसिव की भी बता दें। यहाँ पर ये लॉ ऑफ डोमिनेंट खत्म हो गया, तो डोमिनेंट और रेसेसिव और रेसेसिव भी बता दें। ये एक वही लॉ ऑफ डोमिनेंस से ये बातें पता चल जाती हैं। देखो जीन जो है, जीन तुमको देखो ये बातें तुमने बचपन में पढ़ी होंगी कि जीन जो है जेनेटिक मटेरियल जो है वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। और डीएनए जब बनता है तो डीएनए पहले जब सेल डिवीजन शुरू होता है तो क्रोमोसोम बनाता है। अब क्रोमोसोम में किसी एक पोजीशन पे, जो पोजीशन होती है उसको कहते हैं लोकस। क्या कहते हैं, लोकस। उस पोजीशन पे एक कोई ये जीन प्रेजेंट है जो टॉलनेस के लिए प्लांट की रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, ये जीन है। इसका जो होमोलोगस पेयर है उसमें भी ये जीन यहीं पे है। ठीक, ये दोनों कैपिटल टी प्रेजेंट है मान लो। ठीक, तो भैया ये प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा। ठीक, देखो जीन क्या है, यूनिट ऑफ
इनहेरिटेंस। ठीक, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है जीन भैया। डीएनए जो है, डीएनए जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बताएंगे तो बताएंगे डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है जो प्रोटीन को कोड करता है, किसी प्रोटीन को कोड करता है। ठीक, अभी जान लो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है जीन। ठीक, चाहो तो वो डेफिनेशन भी लिख लो। और ये जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। और डीएनए जब कॉम्पैक्ट हो जाता है तो क्रोमोसोम बनाता है, तो ये क्रोमोसोम में भी हो सकते हैं। ठीक, एलील की बात करें तो ये अल्टर एलील, देखो एलील और अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है। एलील क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। मतलब ये जो एक देख रहे हो ये सिंगल, ये भैया इसका ये तो टोटल मिला करके जीन हो गया। और ये कैपिटल टी जो है जो ना, ये एलील है इसका। और वहीं पे देखो ये अगर ये है और इसमें ये इस तरह का प्रेजेंट है मान लो। ठीक, तो ये जो इस तरह की प्रेजेंट है ये स्मॉल टी का जीन है मान लो। ठीक, ठीक, ये स्मॉल टी का जीन है, ये भी स्मॉल टी का जीन है। तो इसमें ये जो है ना, ये स्मॉल टी, ये भी एक एलील है। ये इसमें कैपिटल टी एलील है, ये स्मॉल टी एलील है। कैपिटल टी और स्मॉल टी एक ही जीन के दो डिफरेंट एलील हैं। ठीक, ये एलील एक भी दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, कोई कठिन बात थी? मल्टीपल एलीलिज्म बताएंगे आगे। ठीक, ये मिटा दें, समझ में आ गया। अब इसके बाद बताएंगे होमोजाइगस। अगर दोनों एलील एक जैसे हैं, मतलब देखो जीन में दो एलील होंगे, ये तो बात सही है, मिनिमम दो एलील होंगे। अब अगर दोनों एलील एक जैसे हैं तो होमोजाइगस। इफ बोथ एलील आर सेम, एलील्स आर आइडेंटिकल, तो भैया होमोजाइगस। इफ एलील्स आर डिफरेंट, अगर भैया डिफरेंट है, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, तो ये भैया हेटेरोजाइगस है। लिख लेना एग्जाम्पल में, ये हेटेरोजाइगस है। ये कैसा है? होमोजाइगस। आज भैया आप लोगों को ये सारे टेक्निकल टर्म बताए दे रहे हैं। इसके बाद दोबारा ये बातें आपको जब हम बताएंगे तो सीधे इन्हीं टर्म्स का यूज करेंगे, इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज का लेक्चर जिसने ना देखा उसको पूरी इनहेरिटेंस वाली यूनिट में हवा नहीं लगने वाली है, बता दे रहे हैं पहले। ठीक, फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप भैया क्या होता है? देखने में जैसा कैरेक्टर लगे, फिजिकल अपीयरेंस, देखो ये कैपिटल टी है, ये भी टॉल होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये भी टॉल होगा, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी पे डोमिनेंट है। तो उतना ही बराबर से टॉल होगा जितना कैपिटल टी मान लो 4 फीट का है, तो भैया इस कैपिटल टी स्मॉल टी भी 4 ही फीट का होगा। ठीक है, तो भैया फिजिकल अपीयरेंस से हम देख के नहीं बता सकते कि इसके अंदर क्या है, बस ये बताएंगे कि ये टॉल है। तो देखने में जो चीज़ लगी है, दोनों टॉल है। ठीक, तो देखने में जो चीज़ लगी है उसको कहते हैं फिनोटाइप। और जीन्स से जो चीज़ रेगुलेट हो, जेनेटिक मेकअप देख करके जो चीज़ हम बताएं कि ये देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला टॉल है, और ये कैपिटल टी वाला टॉल है, ये होमोजाइगस टॉल है, ये हेटेरोजाइगस टॉल है। ठीक, तो ये होमोजाइगस टॉल और हेटेरोजाइगस टॉल है, ये बता पा रहे हैं तो हम जीनोटाइप देख रहे हैं। और डोमिनेंट और रिसेसिव समझ ही गए हो गए। लॉ ऑफ डोमिनेंस में नहीं, मतलब जब हम कॉन्ट्रास्टिंग पेयर का क्रॉस करवाते हैं, एक टॉल है और एक शॉर्ट है, उनका हमने क्रॉस करवाया, तो F1 जनरेशन में जो ट्रेट हमको एक्सप्रेस होगा, प्योर लाइन वाले टॉल और डॉर्फ को लेना है। मतलब एकदम कैपिटल टी और स्मॉल टी होने चाहिए, प्रॉपर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम इसका और इसका करा दो, ना। ठीक, जब इनका हम कराते हैं क्रॉस, तो जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है फिनोटाइप में वही कैसा है? डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो नहीं एक्सप्रेस होता वो रिसेसिव कैरेक्टर है। ठीक, ये बातें क्लियर हो गई। अब इतनी बातें जो क्लियर हो गई, तब हम अगले लेक्चर में बढ़ेंगे। और ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर अपने आप में तुम्हारे 20 लेक्चर लगभग लेगा, क्योंकि 15-15 मिनट की वीडियो बनाते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाते हैं। ठीक, ये 20 लेक्चर में कंप्लीट होने वाला चैप्टर है, क्योंकि समझाना बहुत ज़रूरी है। ठीक,
चलो आज की वीडियो में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे।